फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम तैयारी। ये हमारा साइंस कंटेंट का दूसरा प्रैक्टिस पेपर है। मैंने पहला करा दिया, उसे आप देख लीजिएगा। तो आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन को। ईंधन का ऊष्मीयमान जिसका 1.5 किलोग्राम पूर्ण रूप से जलाने पर 67,500 किलो जूल ऊष्मा उत्पादित करता है वह है। यानी आपको ईंधन का ऊष्मीयमान बताना, और यहाँ पे आपको उसकी किलोग्राम में यानी कितनी मात्रा है वो दी गई है, और जलने पर कितनी ऊष्मा उत्पादित करता है वो दिया गया है। ठीक है, तो वैसे भी जो ऊष्मीयमान है उसका फॉर्मूला क्या होता है, और उसका जो यूनिट होती है वो किलो जूल प्रति किलोग्राम होती है। ठीक है, तो फॉर्मूला में क्या रखना होता है, हमें ऊपर ऊष्मा कितना, जलने पे ऊष्मा कितना है, ताप कितनी है, और नीचे कितना द्रव्यमान है, तो उसको रख के हम फिर आंसर निकाल लेते हैं। तो अगर हम इस तरह से निकालेंगे तो 67,500 ऊपर रखेंगे, नीचे 1.5 किलोग्राम रखेंगे, तो फिर हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप इसे करके देख लीजिए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर जो है वो हमारा ऑप्शन 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉस्फोरस को पानी में रखा जाता है। अब फॉस्फोरस को पानी में क्यों रखा जाता है, तो जब मैंने आपको धातु अधातु वाले चैप्टर पढ़ाए थे, मैंने आपको इसमें ये बताया था सब कुछ धातु या अधातु हैं उनके बारे में। तो फॉस्फोरस तो अधातु है, तो इसको पानी में क्यों रखा जाता है। पहला ऑप्शन है जल को शुद्ध करने के लिए, दूसरा है जल को मृदु करने के लिए, तीसरा है ऑक्सीजन के साथ इसके संपर्क को रोकने के लिए, या चौथा है उसकी मूल प्रकृति को बदलने के लिए। ठीक है, या डीनेचर करने के लिए। तो यहाँ पे क्या है, इसका रीज़न आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन सी है, ऑक्सीजन के साथ इसके संपर्क को रोकने के लिए। क्योंकि फॉस्फोरस जो होता है वो क्या है, वायु के साथ बहुत ज़्यादा क्रियाशील है, वो तुरंत से उससे रिएक्शन कर लेता है। ठीक है, तो इसलिए इसको खुला नहीं रखा जाता है, इसको पानी में रखा जाता है। मैंने वहाँ पढ़ाया था, बताया भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका की विशेषता डैश है। यानी आपको यहाँ पे एक प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है उसकी विशेषता बतानी है। पहला ऑप्शन है भली प्रकार से संरचित केंद्रक, यानी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। दूसरा है केंद्रकीय झिल्ली की अनुपस्थिति, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। या तीसरा है केंद्रिका की उपस्थिति, न्यूक्लियोलस नहीं होता है। या चौथा है यूकैरियोटिक कोशिका की तुलना में अपेक्षाकृत जवान उम्र, यानी कि ज़्यादा यंग होती है ये यूकैरियोटिक सेल्स की कंपैरिजन में। तो एक बहुत कॉमन सा डिफरेंस जो है वो दोनों में हम पढ़ते हैं, वो ही इसका आंसर है। इसका जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, केंद्रिका झिल्ली की अनुपस्थिति। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं उनमें क्या है, केंद्रिका झिल्ली यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो नहीं होती है, और इसकी ये बहुत बड़ा एक डिफरेंस है दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र डैश का संरक्षण करता है। बायोस्फीयर रिजर्व कंजर्व जो है वो किस चीज़ का संरक्षण करता है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है वन्य जीवन, दूसरा है परंपरागत आदिवासी जीवन, तीसरा है वन संसाधन, या चौथा है उपयुक्त सभी। ठीक है, तो बायोस्फीयर रिजर्व कंजर्व या फिर जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है। इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर 4 है, ऑल ऑफ दीज, यानी उपयुक्त सभी चीज़ों का जो है वो संरक्षण करते हैं, वाइल्ड लाइफ का भी, आदिवासी जीवन का भी, और फॉरेस्ट रिसोर्सेज का भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही है, यानी कि कौन सा मैच जो है वो आपको बताना सही है। ये पहला है हमारा एस्ट्रोजन, पुरुष हार्मोन है। दूसरा है एड्रेनल, तनाव मुक्तिकारक है। तीसरा है इंसुलिन, सर्दियों में पृथक्करण या रोधी उपलब्ध कराना। और चौथा है ईव की पेयर, लकड़ी की गर्दन। तो यहाँ पे आपको बताना कौन सा जो मेल है, यानी किसके बारे में क्या चीज़ सही है। तो यहाँ पे कुछ हार्मोन्स के बारे में दिया, अभी आपने हार्मोन्स का चैप्टर नहीं पढ़ा है, मैं आपको पढ़ाऊँगी, लेकिन आपने अगर खुद से पढ़ा होगा तो आंसर कीजिए। इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी है, एड्रेनल जो है वो एक तनाव मुक्तिकारक हार्मोन यानी स्ट्रेस रिलीवर है। जब इसकी कमी हो जाती है शरीर में तो लोग जो होते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आने लगते हैं। तो ये बिल्कुल सही मैच है। ठीक है, तो हमारा ये आंसर जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोटनिक, स्थैतिक और सर्पी घर्षण का निम्नलिखित में से कौन सा सही बढ़ता क्रम है। ठीक है, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर
ऑफ द फ्रिक्शन। तो यहाँ पे आपको 3 तरह के फ्रिक्शन दिए, आपको बताना है बढ़ता हुआ क्रम यानी कि इसमें सबसे ज़्यादा घर्षण जो होता है। मैंने अभी रिसेंटली आपको घर्षण वाला चैप्टर पढ़ाया भी है। ऑप्शन पहले में है लोटनिक, स्थैतिक और सर्पी, दूसरे में है लोटनिक, सर्पी, स्थैतिक, तीसरे में है स्थैतिक, सर्पी, लोटनिक और चौथे में सर्पी, स्थैतिक, लोटनिक। यानी तो आप इसमें सबसे पहले तो अगर आपको पता है कि सबसे ज़्यादा किस में है तो आप उसको ही देख लीजिए कि एंड में वो है तो वो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और अगर मान लिया वो 2 में होता है तो आप सेकंड नंबर पे देखिए कि सेकंड नंबर पे किसका होता है। तो स्टैटिक जो होता है उसमें सबसे ज़्यादा घर्षण होता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा घर्षण काम करता है। जो स्थैतिक घर्षण होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, तो हमारा ऑप्शन जो बी है वो सही होगा। और रिसेंटली मैंने आपको पढ़ाया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक प्रिज्म में से श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है तो सबसे कम झुकाव होने वाला रंग है, यानी कि सबसे कम जो है रंग बैंड होता है वो आपको बताना है। तो जब हम श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारते हैं तो हमें क्या 7 रंग दिखते हैं जो रेनबो में होते हैं। तो सबसे ज़्यादा कम जो है झुकता कौन सा है वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है नीला, दूसरा है लाल, तीसरा है नारंगी और चौथा है बैगनी। इजी क्वेश्चन है ये, और अगर आपने इसे पढ़ा होगा तो आप आसानी से बता दोगे। ऑप्शन हमारा बी जो है वो सही है, लाल रंग। लाल रंग जो है वो सबसे कम झुकता है, शुरुआत में ही होता है और सबसे कम ये झुकता है जब हम इसे प्रिज्म से गुजारते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु में उसके एक संघटक के रूप में अधातु होती है। यानी एक मिश्र धातु है जो क्या है, मिश्र धातु क्या होती है, जो कि 2-3 धातु से मिलकर बनी हुई होती है। उसमें से आपको बताना है कि कौन सी एक है जो कि एक नॉन मेटल की तरह उसका एक कंपोनेंट है, ठीक है। पहला है हमारा पारद मिश्रण, दूसरा है स्टील, तीसरा है कांसा और चौथा है पीतल। तो इनमें से कौन सी मिश्र धातु है, ये सभी क्या है मिश्र धातु। तो इसमें इनमें से कौन सी मिश्र धातु में हम एक अधातु को भी इस्तेमाल करते हैं वो आपको बताना है। तो हमारा जो इसका ऑप्शन है वो बी सही है, स्टील। स्टील एक ऐसी मिश्र धातु है जिसमें क्या है अधातु का इस्तेमाल भी किया जाता है। जैसे यहाँ पे जो है कार्बन, फॉस्फोरस, इन सब का यूज़, सल्फर, इनका इस्तेमाल किया जाता है इसको बनाने में, और ये सब क्या है, ये सब अधातु होती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा फॉसिल ईंधन है, यानी जीवाश्मी ईंधन है, ठीक है। फॉसिल फ्यूल आपको बताना कौन सा है। पहला ऑप्शन है हमारा सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, दूसरा है एलएच यानी कि लिक्विड हाइड्रोजन, तीसरा है पीईटी यानी कि पॉलीएथिलीन टेरेथलेट, या चौथा है हमारा एलडीपी, ठीक है, लो डेंसिटी प्रोपेन। तो इसमें से कौन सा जो है वो फॉसिल ईंधन है यानी जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं, जो हमें जीवाश्म से मिलते हैं। बहुत सालों में जब लकड़ी और जानवर इनके जीवाश्म दबते जाते हैं बहुत अधिक गर्मी से, फिर वो क्या है ईंधन के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। मैंने आपको पढ़ाया भी है। तो इसका जो सही आंसर वो हमारा ऑप्शन पहला है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसका नाम भी देखिए नेचुरल है, प्रकृति से मिलती है, और ये जो पेट्रोल, डीजल, ये उनसे ही बनाई जाती है, तो वही है। तो हमारा पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति में धात्विक ऑक्साइड होते हैं, यानी धात्विक ऑक्साइड का जो नेचर है वो कैसा होता है। पहला ऑप्शन है उदासीन होते हैं, दूसरा है अम्लीय होते हैं, तीसरा है क्षारीय होते हैं, या चौथा है उभयधर्मी होते हैं। उभयधर्मी एम्फोटेरिक कौन से होते हैं, जो कि मतलब कि जिनमें धात्विक गुण भी होते हैं और अधात्विक गुण भी होते हैं, दोनों होते हैं। तो हमारे जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं वो प्रकृति में अम्लीय होते हैं। मैंने आपको पढ़ाया भी है कि जो धात्विक ऑक्साइड है वो अम्लीय होते हैं, जो अधात्विक ऑक्साइड है वो हमारे क्षारीय होते हैं। अरे सॉरी, जो हमारे धात्विक ऑक्साइड है वो क्षारीय होते हैं और जो हमारे अधात्विक ऑक्साइड है वो अम्लीय होते हैं। तो इसका जो हमारा ऑप्शन सी है वो सही है, क्षारीय। मैंने गलती से बता दिया, ठीक है। तो यही हमारे टोटल क्वेश्चन थे, टोटल 10 क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन थे। और आपने खुद देखा होगा कि जो हम एनसीईआरटी की बुक से मैं आपको पढ़ाती हूँ उसी से क्वेश्चन आते हैं। कई बार डायरेक्टली आते, कई बार इनडायरेक्टली आते, लेकिन टोटल जो क्वेश्चन है वो वहीं से आते हैं और कहीं से भी नहीं आते हैं। तो अगर आप सिर्फ उसकी स्टडी करेंगे तो आपकी जो तैयारी है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। और अब तो आपके पास टाइम भी है कि क्योंकि आपके एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन हो गया, तो आप अच्छे से तैयारी करें, अच्छे से रिवीजन करें, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो आप अटैम्प्ट करें, तो आपको पता चलता रहेगा कि कहाँ पे जो है आपको कमी है आपकी तैयारी में, तो आप उसको भी ठीक कर सकेंगे। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। तो मुझे बताइएगा कि आपके जो है कितने क्वेश्चन सही रहे हैं,
और बस एक ही चैप्टर जो था हार्मोन वाला वो ही नहीं पढ़ा है मैंने, बाकी तो पढ़ाए ही हैं आपको। तो बताइएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।